चलिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बच्चे हम लोग करके चल रहे थे बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ रिवीजन। बेटा इसके अंदर देखो दो क्वेश्चन थे। एक तो आपका स्विफ्ट वाला क्वेश्चन पे आ जाएंगे। स्विफ्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, मैंने फाइल आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई है। बेटा एक एसेट एक्वायर करा है, 80 लाख रुपए का, 5 साल का पीरियड है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी 5 ईयर्स है। कंपनी जो है वो क्या करती है, कॉस्ट को कैपिटलाइज करा और वो कह रहे हैं 10 लाख पे पर एनम जो है वो मोटाइज करके चल रही है। कंपनी ने अमोर्टाइज करा है पेटेंट जो है 1 लाख पर एनम इन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट जो ड्राइव हुए हैं। 2 साल के बाद कह रहे हैं कंपनी की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कह रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा 5 साल और। ठीक है, तो पेटेंट जो है वो रिन्यूएबल है और वो रिन्यू होगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। नेट कैश फ्लोज दे रखे हैं 5 साल के, कितने कितने हैं, 36, 46, 44, 44, 40 एंड 34, ये आपको नेट कैश फ्लोज दे रखे हैं। बेटा आप जानते हो कि अमोर्टाइजेशन जो करी जाती है वो किस रेशो में करी जाती है, मतलब बेसिकली अमोर्टाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, इट रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न, है ना, वो आप जानते हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो होने वाले हैं उस हिसाब से मैं क्या करके चलूंगा, अमोर्टाइजेशन यहाँ पे करते चलूंगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर मैं ईयर 1 और ईयर 2 की बात करके चलूं, तो इन ईयर 1 एंड ईयर 2 आप ऑलरेडी जो है क्या कर चुके हो, अमोर्टाइज कर चुके हो, है ना। एसेट को हमने कितने पे अमोर्टाइज करा हुआ है, एसेट को 10 लाख के हिसाब से आप अमोर्टाइज 10 लाख करके रुपए। चल रहे हो। तो 10 लाख आपने अमोर्टाइज करा है और 10 लाख करा है। बेटा यहाँ पर ना 10 लाख होना चाहिए, यहाँ पर ना 10 टाइपिंग लाख मिस्टेक हो 6। गई है, दिस शुड बी 10 लाख। ये 10 लाख होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो 10 लाख 10 लाख आपने अमोर्टाइज करा, तो पहले 2 साल में 20 लाख 200। अमोर्टाइज कर दिया। अब बचा कितना है, 60 लाख। 5 ईयर्स मोर हो गए। अब कह रहे हैं 2 साल बाद हमें लगा 5 साल और कंटिन्यू रहेगा और अगले 5 साल की मुझे रेशो गिवन। देखो क्या करा, फर्स्ट 2 ईयर्स रेशियो 10 लाख निकाल। 10 लाख अमोर्टाइजेशन। अब ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट। लाइफ अमोर्टाइजेशन टोटल होगी, टोटल तो 80 लाख की अमोर्टाइजेशन होगी ना ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, आपने नेट कैश फ्लो लिख लिया थर्ड से लेके अगले 5 सालों के। नाउ यू विल अमोर्टाइज द बैलेंस अमाउंट दैट इज 60 lakhs इन द रेशियो ऑफ द नेट कैश नेट फ्लोज कैश जो आपके होने वाले हैं। डिराइव कर। इस रेशियो के अंदर आप क्या कर दोगे, तो ये आप रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, ये आपने क्या कर ली बेटा, रेशियो निकाल ली, इनकी बस आपस में रेशियो निकाल लो, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने क्लास के अंदर कैसे किया था, आ जाते हैं जरा, आओ जरा देखो। इसको हमने क्या करता, डिवाइड कर लिया था। कैसे डिवाइड किया था, जैसे मान लेते हैं 36, अब इन सब का टोटल था 200, 200 से रेशियो डिवाइड को हम कर लोग बना रहे मल्टीप्लाई करा, रेशियो आ गई थी। तो ये आप क्या कर हैं। दोगे, अच्छा। बैलेंस अमाउंट को मोटाइज कर दोगे, कितने को, 60 को मोटाइज कर दोगे ओवर द 60 को। रिमेनिंग लाइफ। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। एबी लिमिटेड जो है उसने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा है प्रोडक्ट एक्स के लिए इन अक्टूबर 21। कंपनी ने 20 लाख रुपए का खर्चा रिसर्च के लिए इनकर करा, लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा लगता है प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होगा और बेच नहीं सकते मार्केट में अगले 10 साल। कंपनी डेफर करना चाहती है एक्सपेंडिचर है, सर डेफर थोड़ा ना करेंगे, पीएनएल के अंदर चार्ज नो करो सर, बताओ। पी एंड नो एक्सपेंस कर दो। नेक्स्ट क्या है बेटा, बेटा ये वाला क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज के साथ ना ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को। एक एंटरप्राइज ने क्या करा है, कॉस्ट इनकर करी है डेवलप करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए एक रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा क्या होता है देखे समझेंगे, आपने इसका आंसर इसी मैनर में लिख कर आना है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं जो टेक्निकल आपकी इनकम। कॉस्ट इनकर होती है क्रिएट करने में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसको आपको क्या करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस के अंदर चार्ज करना चाहिए। ठीक है, जो भी चार्ज करा गया बेसिकली कॉस्ट, अंटिल टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो है वो एस्टेब्लिश कब होता है, जब कंप्लीट हो जाएगा, क्या बोला मैंने, जब कंप्लीट हो जाएगा डिटेल्ड प्रोग्राम कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग। अब ये वाली चीज जो है बेटा कहाँ लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज ना आपकी बेयर टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है। बेयर टेक्स्ट के अंदर पूरा एक सॉफ्टवेयर को लेकर इतना बड़ा कंटेंट नहीं था, वहां ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल हम कह रहे हैं फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब एस्टेब्लिश होता है, जब डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन और कोडिंग जो है ये हो जाती है, कोडिंग और टेस्टिंग हो जाती है। तो कह रहे हैं ये जो 90,000 रुपए का खर्चा है इसको तो आप पीएनएल के अंदर चार्ज करोगे। ठीक है, इसको तो पीएनएल के अंदर चार्ज करके चलोगे। और कह रहे हैं जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है किस पॉइंट से, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वाले पॉइंट से, अंटिल द प्रोडक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड। ठीक है, तो उसको क्या करके चलोगे, जब प्रोडक्ट कॉस्ट जो भी इनकर्ड हुई है इसका क्या करके चलोगे, कैपिटलाइज करके चलोगे। ठीक है, कब तक कैपिटलाइज करके चलना है, जब तक प्रोडक्ट की पैकिंग स्टार्ट नहीं होती, जब तक प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं इनकर होती तब तक का खर्चा, क्योंकि ये तो पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना।
तो आपकी ये वाली कॉस्ट है बेटा जो आपकी क्या होने वाली है, कैपिटलाइज होने वाली है। तो ये वाली कॉस्ट है जो आप कैपिटलाइज करोगे, कोडिंग कॉस्ट, टेक्निक टेस्टिंग कॉस्ट और प्रोडक्ट मास्टर कॉस्ट। सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है बार बार, सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है बार बार। ठीक है, उसने आपको बोला है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज 2 एस्टेब्लिश हो गया कि प्रोडक्ट टेक्निकली फिजिबल है। यहां पर प्रोडक्ट टेक्निकली फिजिबल है, तो जब तक प्रोडक्ट टेक्निकली फिजिबल नहीं हुआ, ये वाली कॉस्ट कहां जाएगी, पीएनएल के अंदर। जो आपकी ये वाली कॉस्ट होगी इसको आप कैपिटलाइज करके चलोगे, और जो प्रोडक्ट पैकिंग की कॉस्ट है वो पीएनएल के अंदर चार्ज होगी। आपको सेम क्वेश्चन बार बार आएगा, बस वैल्यू चेंज के साथ। देखो जरा, अब आओ जरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहां गए मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलिए बेटा, ये रेस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। पीक्यूआर लिमिटेड ने एक्वायर करा एक ब्रांड किसी और कंपनी से 100 लाख रुपए का। पीक्यूआर कह रहा है कि ब्रांड जो है बड़ा पॉपुलर है, फेमस ब्रांड है, तो अमोर्टाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आपको काउंटिंग स्टैंडर्ड के लाइन में बताना है क्या होना चाहिए। बेटा क्या अमोर्टाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे। अमोर्टाइजेशन तो देनी पड़ेगी सर, अमोर्टाइजेशन तो मैंडेटरी। होनी चाहिए। कितनी यूजफुल लाइफ लेके चलूंगा, 10 ईयर्स लेके चलूंगा। 10 years बस बेटा यहाँ पे या जो उससे थ्योरी सी कम। छाप रखी है, ठीक है, प्लीज एक बार रीड कर लेना। इंटेंजिबल एसेट जो है वो मेजर्ड होना चाहिए इनिशियली कॉस्ट के ऊपर, इनिशियली कॉस्ट इनिशियल पे रिकॉग्निशन के बाद उसको कैरेक्ट होना चाहिए कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट एम्पेयर लॉस। बेस। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट की अमाउंट है वो एलोकेट होनी चाहिए सिस्टमेटिक बेसिस में ओवर द बेस्ट यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक कह रहे हैं रिबर्टेबल एजम्पशन क्या है कि इंटेंजिबल लाइफ की कॉस्ट 10 ईयर से ज्यादा नहीं होगी। तो इंश्योर करना होगा कि ब्रांड की वैल्यू जो है AS26 के अकॉर्डिंग अमोर्टाइज हो रही है 10 सालों में। ठीक है, तो कंटेंशन जो है उसका क्या है, सही नहीं है। डन। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड जो है वो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग, को ऑपरेट करता है डिफरेंट ब्रांड नेम्स के थ्रू। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड उसने सब्सटेंशियल अमाउंट इनकर करा है बिजनेस कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है, इन वेरियस CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव में। कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि बेनिफिट इसका होगा, नए कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू उसने खर्चे को क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया अंडर द ब्रांड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, और इंटेंड करता है कि अमोर्टाइज करके चलेंगे। ठीक है, एज अ कंटेंट उसने कहा आपके व्यूज क्या हैं, और आपको प्रोविजन बताते हुए इसके अकॉर्डिंग बता के चलना। क्या लगता है। और सीएसआर वाले तो नहीं होने चाहिए वैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज। आप कह रहे हो CSR वाले कैपिटलाइज नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सर बट उसने वहाँ पे बोला भी है कि न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, बट वहाँ वो कॉस्ट नहीं, मतलब वो बेनिफिट वो नहीं कर सकता ना वो, कि कितने होंगे उसको, मतलब एक्सपेक्ट। पेपर में क्वेश्चन आ गया तो लिखोगे कैसे, देखो बेटा बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन अगर ये आ जाता है, देखो बेटा, देखो सीधी सी बात है बच्चे, देखो पेपर सेटर मैं नहीं, है ना। हम्म। पेपर सेटर मैं होता तो बेटा मैं आपको पेपर ही देता, बेटा ये वाला पेपर आने वाला है। पेपर सेटर तो कोई और है। अब वो कौन सा क्वेश्चन पूछ लेता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि नया क्वेश्चन भी आ जाए कोई। अब आपके सामने पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्या लिख कर आओगे। मुझे एक चीज बताओ, वो इसी चीज की बात बस। करके चल रहा है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो टेस्टिंग तो यही कर रहे हैं ना कि जो इंटेंजिबल ये कॉस्ट है, इंटेंजिबल बेसिकली जो भी आपका कॉस्ट है, इसको आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एक्सपेंस की तरह, उसकी बात हो रही है कहीं ना कहीं। सर वो ठीक या है, फिर सब्सटेंशियल वाला लगा अब लेंगे भी अगर इसके अब साथ यहाँ मेरा। पर लिख कर आना है तो मैं कैसे लिख कर आऊंगा। मैं यहाँ पर लिख कर आऊंगा कि भाई जो खर्चा होता है इंटेंजिबल एसेट के ऊपर उसको हम एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलते हैं, अनलेस वो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट का हिस्सा है, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं क्या लिख कर आऊंगा कि एक इंटेंजिबल एसेट कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो फ्लो होंगे और कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हो लाइवली। अब यहां पर जो है इस केस के अंदर कोई भी इंटेंजिबल एसेट क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, यहां पर क्या कोई इंटेंजिबल एसेट हो रहा है, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट आ रहा है क्या तुम्हारे पास। इंटेंजिबल एसेट तो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी नहीं आ रहा। नो सर। नो। तो जब इंटेंजिबल एसेट ही नहीं आ रहा तुम्हारे पास कोई, तो क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इसको अमोर्टाइज करें ओवर द पीरियड, क्या ये होना चाहिए सीधा पीएनएल के अंदर पूरा का पूरा चार्ज करना चाहिए, पूरा का पूरा पीएनएल में जाना चाहिए, यही यस होगा। सर। जरा पढ़ के देखो क्या ऐसे ही कुछ लिखा है क्या। एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड अनलेस इट्स फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। An intangible asset should be recognized if and only if it is probable future economic benefits attributable will flow to the enterprise. Cost of the asset can be measured reliably. In the given case, no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognized. Accounting treatment गलत है, ठीक है, तो सेम शुड बी डेबिटेड टू P&L। नेक्स्ट, के लिमिटेड ने बेटा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा 40 लाख रुपए का, उसको लगता है अगले 10 साल में भाई कुछ नहीं होने वाला।
तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड वाला नहीं आ गया तुम्हारे पास उस वैल्यू चेंज के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, क्या बोला है, एक कंपनी जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट शो कर रही है 88 लाख के ऊपर। बेटा क्या वही पॉइंट टेस्ट कर गए जिस टाइप का हमने केस करे हैं? देखो आरटीपी के अंदर आ गया ना क्वेश्चन, समझ में आया यस क्यों सर। करवाया था वो वाला पॉइंट? 88 लाख के अंदर हम दिखा रहे हैं कौन सी डेट पे, 1 अप्रैल 21 को। कह रहे हैं एसेट तुमने एक्वायर करा था 1 जुलाई एक 17 लाख को, बीस कितने में हजार एक्वायर करा था? 120 लाख में एक्वायर करा था। कंपनी जो है वो 15 साल की पॉलिसी फॉलो करके चल रही है, इस ठीक लाख है। का अब हमारा लॉन्गर पीरियड है, जबकि एएस के अकॉर्डिंग होना चाहिए 10 साल। तो अगर तुम 1 अप्रैल 21 को अगर देखोगे, अगर हम क्या करते हैं, 120 के अकॉर्डिंग अगर आप चलो बेटा यहाँ पर, देखो होना वन क्या ट्वेंटी चाहिए डिवाइडेड एग्री। बाई सर 10, अगर 10 साल के अंदर अगर आप इसको अमोटाइज करके बारह चलोगे लाख सर, कर दे 4 साल सकते हो हैं। गए हैं, तो इसकी बारह वैल्यू इंटू कितनी टू होनी चाहिए? 40। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 72 लैक्स बचनी चाहिए इसकी वैल्यू। क्यों? 120 में से 4 साल 12 12 लाख करोगे तो 48 माइनस हो जाएगा, तो 72 लाख यस इसकी वैल्यू बचनी चाहिए। और 72 लाख को रिमेनिंग क्या करोगे, 6 साल के अंदर मोटाइज करना 6 साल चाहिए। में मोनेटाइज कर तो देंगे। 12 लाख की मोटाइजेशन जो है वो होनी चाहिए बेटा। देखो वही करा हुआ। और ये जो डिफरेंस होगा 88 और 72 का, इसको रेवेन्यू रेवेन्यू रिजर्व के रिजर्व। अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। डन। चलो सर, बेटा अगला क्वेश्चन मार्क करो इंपॉर्टेंट, और मुझे पता नहीं गट फीलिंग आ रही है आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आपके पेपर में मुझे गट फीलिंग आ रही है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मतलब मैं अगर पेपर सेट हूं, मैं डेफिनेटली बेटा ये क्वेश्चन डाल दूंगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन से मेरे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। एक मुझे बैलेंस शीट का पता लगता है, तुम्हें पता नहीं पता। एक मुझे वैल्यूज का पता लग जाता है, एस 26 में आता ही नहीं आता। नरेश लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस एक्वायर करा है सुनील लिमिटेड का 10,80,000 में 15 मई। नेट एसेट्स की वैल्यू उस दिन 516 है। नरेश लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट पॉपुलैरिटी की वजह से गुडविल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर सोचेंगे क्या बोला उसने। आगे वो कहता है कि नरेश लिमिटेड जो है उसने एक फ्रेंचाइजी ली है जुलाई 2019 के अंदर कि वो रेस्टोरेंट ऑपरेट करेगा संकल्प लिमिटेड से 81 में। एनुअल फीस 10% देनी है नेट रेवेन्यू की, एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने के बाद। फ्रेंचाइजी 6 साल की है। नेट रेवेन्यू जो है वो 60,000 के हुए हैं इस साल। 20 अगस्त को हमने जो है 2,40,000 रुपए की कॉस्ट इनकर करी है पेटेंट रजिस्टर करने के लिए। पेटेंट की इकोनॉमिक लाइफ 8 साल है। नरेश लिमिटेड जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करता है कि स्टेट लाइन बेसिस के ऊपर वो मैक्सिमम पीरियड जो परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उस अकॉर्डिंग अमोटाइजेशन करके चलता है। गुडविल की अमोटाइजेशन वो 5 साल में करके चलता है एज पर AS 14। कह रहे हैं गुडविल की अमोटाइजेशन जो है ओवर 5 ईयर्स हम करके चलेंगे SLM में। कह रहे हैं आपको क्या बनाना है, इंटेंजिबल एसेट का शेड्यूल बना के दिखाना है। बैलेंस शीट एंडेड 31 मार्च 2020। कैसे करोगे? सर मैंने बिजनेस एक्वायर किया, 10,80,000 में बिजनेस एक्वायर किया, परचेज कंसिडरेशन, जबकि नेट पाँच एसेट जो लाख है वो सोलह सिर्फ 516 के है। पाँच तो लाख बेटा चौसठ मुझे सर। बताओ, फाइव यहाँ पर सिक्सटी मेरे फोर पास जो डिफरेंस आ रहा है 5,64,000, ये मेरी गुडविल है। इस गुडविल को मैं अमोटाइजेशन करके चलूंगा। ओवर फाइव कितने टाइम में ईयर्स। इस गुडविल की अमोटाइजेशन करूंगा? 5 ईयर्स फाइव में। ईयर्स। तो 5,64,000 को 5 से डिवाइड कर दूं वन सर, वन टू 5 एट साल को हंड्रेड डिवाइड करूंगा, 1,12,800 112 रुपये आना 800। चाहिए। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू जो मेरी गुडविल की जानी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। यस सर। यस सर। यहाँ पर आ जाओ, जो मैंने ली है यहाँ पर क्या क्लास। है, फ्रेंचाइजी। जो फ्रेंचाइजी है वो भी क्या है 80। मेरे लिए, एक इंटेंजिबल एसेट है। एक अब लाख अस्सी फ्रेंचाइजी के लिए आपको कितना है, 1,80,000 रुपये में आपने फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो बेटा हाँ वन जी। लैख एट्टी थाउजेंड फ्रेंचाइजी की आ जाएगी। और 6 साल इसकी लाइफ है, तो छह थर्टी से थाउजेंड 6 साल में अमोटाइज मोटाइजेशन। करके चलूंगा तो 30,000 की थर्टी अमोटाइजेशन थाउजेंड होगी। तो 1.5 लाख रुपए आना चाहिए। ये जो फ्रेंचाइजी के 2 लाख। खर्चे हैं, नेट रेवेन्यू वगैरह जो दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो 10% जा रहा है एनुअल फीस, ये एनुअल फीस P&L में चार्ज होनी चाहिए, P&L में ठीक है। चार्ज होगी। ये जो अब अगला गिवन है, दो लाख दो चालीस हजार चालीस रुपए में हजार आपने रजिस्टर करा है, पेटेंट लिए। 8 साल यूजफुल लाइफ है, तो इसका भी सेम तरीका, 2,40,000 में से क्या माइनस करूंगा, 30,000 जो है थर्टी लाइफ थाउजेंड माइनस करके चलूंगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पीरियड जो है परमिटेड वो लेकर चलना चाह रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर हम बता दें कि देखो बेशक मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर्स का है, लेकिन आप क्या करोगे, दिस इज द मैक्सिमम थिंग ना, आप इसके अंदर अंदर ही रजिस्टर करके चलोगे, मतलब जितना है मैक्सिमम बोला हुआ वो, 10 के बियॉन्ड नहीं जा सकते। बस देखो, इनके बस भी इन तीनों नहीं। का जो टोटल आएगा वो वैल्यू आ जाएगी। देखो इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो गुडविल देखो जरा, सर 10,80,000 रुपए की गुडविल होगी, परचेज गुडविल आपने निकाल दी 564 की, अमोटाइज करा 1,12,500, इतना बैलेंस शीट में गया। फ्रेंचाइजी का 30,000, पेटेंट का 30,000। क्लियर है? वर्किंग सर नोट्स ये में वाला कैलकुलेशन क्वेश्चन है, दिखा दी। हाँ जी। इस बार आरटीपी में डाला हुआ है AS 14 में। आरटीपी में डाला हुआ है। हाँ जी, AS 14 के रेफरेंस में डाला है ये।
26 का क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ जी सर 14 में डाला था, मैं देख रहा था आज ना 14 का भी आरटीपी में होगा कुछ, ये वाला क्वेश्चन था देख वहां पे। देखो, मतलब जो मैं वही कह रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में काम आएगा बच्चे। मैं वही कह रहा हूँ, देखो एक ना ट्रस्ट बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं एंड तक तुम लोगों के साथ हूँ, मुझे पता है बेटा क्या चीज करके जानी है। मैं तो अपनी तरफ से आज भी एक लिस्ट डालूंगा, चाहे आज मैं वो एक लिस्ट डालूं, कोशिश मेरी यही है आज में मैं एक लिस्ट डालूं कि ये क्वेश्चन अगले 1.5 दिन के अंदर या अगले 2 दिन में सबने देखने। लेकिन कितने बच्चे वो लिस्ट देखते हैं, दैट इज नॉट इन माई हैंड्स। मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब कितने बच्चे वो चीज देख के जाते हैं वो अब है। अब जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सुन लिया, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ गया उसका ठीक है, लेकिन जिसने नहीं सुना वो गड़बड़ कर सकता है इस पेपर के अंदर, हो सकता है वो फ्रेंचाइजी वाले पॉइंट के अंदर गड़बड़ कर दे, उसको पी एंड में ना लेके जाए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स लिमिटेड जो है वो कैरी ऑन कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग बेकरी का बिजनेस। कंपनी के दो ट्रेडमार्क है, सन और सूर्य। कह रहे हैं 1 month बिफोर द कंपनी नोज दैट वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर दैट थ्रू वन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर की बोथ द ट्रेडमार्क्स हैव बीन इन्फ्रिंज्ड बाय द अदर कॉम्पिटिटर एंगेज इन द सेम फील्ड। यानी उन्होंने क्या करा है, सेम फील्ड के अंदर जो है उन्होंने क्या करा, मिस यूटिलाइजेशन करी, अपना आपका ट्रेडमार्क यूज करके चल रहे हैं कहीं ना कहीं। इन्वेस्टिगेशन का लीगल डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करा दैट इट हैड वीक केस ऑन ट्रेडमार्क। सन के ऊपर तो हमारा ना ट्रेडमार्क के ऊपर केस जो है वीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है सूर्य के केस में। तो एक्स लिमिटेड ने एडिशनल लीगल फीस इंकर करी है ताकि ये जो हमारा ट्रेडमार्क इन्फ्रिक्शन का केस पड़ा है हम पे वो रुक जाए। अब दोनों ट्रेडमार्क की रिमेनिंग लाइफ जो है वो 10 years है, मान लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं अब कह रहे हैं ये जो लीगल कॉस्ट आपने इंकर करी है दोनों ट्रेडमार्क के ऊपर, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करके चलो, ये पूछ रहे थे बेटा। अब कौन से पॉइंट के ऊपर टेस्ट कर गया, सब सीक्वेंट और एक्सपेंडिचर के अंदर कवर कर गया। एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर आपने इंटेंजिबल एसेट के करा है उसके परचेज के बाद या उसके कंप्लीशन के बाद, तो उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसा है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होते हैं ओरिजिनली असेस स्टैंडर्ड से या परफॉर्मेंस से, ठीक है, तो तो कैपिटलाइज होना आपको क्या करना चाहिए, उसको कॉस्ट के अंदर ऐड करना चाहिए। तो जो लीगल कॉस्ट अगर आप इंकर कर भी देते हो दोनों के ऊपर, तो उससे मेरे को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जनरेट होने वाले, चाहिए, वो तो मेंटेन दोनों को रहेंगे। एक्सपेंस की तरह ही रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हम्म, ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को अगर टेस्ट करना है, वो इस वाले पॉइंट को वो टेस्ट करने को बेटा एमसीक्यू की फॉर्म में भी टेस्ट कर सकता है केस स्टडी के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक कंपनी ने एक्वायर करा है एक पेटेंट 1200 लाख रुपए का, कह रहे हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो 5 साल है, और ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दे रखे हैं। कह रहे हैं 3rd ईयर के बाद अस्टेन करा कि पेटेंट जो है उसकी एस्टिमेटेड बैलेंस फ्यूचर लाइफ जो है वो 3 साल है, और एस्टिमेटेड कैश फ्लो 5th ईयर के बाद एक्सपेक्टेड है 160 का है, यानी एक से यहाँ 6th ईयर के अंदर 150 का क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आने वाला है। तो बेटा आप इसके वाले केस के अंदर कैसे बांटेंगे, इस वाले केस के अंदर मोटाइजेशन कैसे करके चलोगे। सर देखो सीधी सी बात है, 3rd ईयर तक आपने मोटाइजेशन किस बेस के ऊपर करी होगी। अगर मैं 3rd ईयर तक की बात करके चलूं, तो आपने 1200 कितनी मोटाइजेशन करी होगी, 1200 600 है, 600 600 600, और यहाँ पे 300 और 300 है ना। तो बेसिकली जो आपकी पहली वाली रेशियो रही 6 होगी वो कहीं ना कहीं क्या रेशियो रही होगी, 2:2 600 बाई 1200। ठीक है, मतलब टोटल सॉरी ये कैश जनरेटेड कितना हो गया, 600 600 600 और ये 600 2400 600 हो गया ना यहाँ तक, तो 0.25 हो 600 गया। तो 0.25 0.25 एंड 0.25 है ना। अब मोटाइज कितना करना है, 1200, तो 1200 का 0.25 हर साल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अगले साल देखो सर 300 है, 300 है और 150 है। अगर तो मेरा ओरिजिनली चलता तो 300 300 यहाँ पर आ जाता, लेकिन अब मुझे रिवाइज करना पड़ेगा ये, है ना। अब कितना रिवाइज करना पड़ेगा बस वो देखेंगे। ठीक है, 150 लाख से और बढ़ रहा है। अब जो रिमेनिंग रह गया वो देखो। सर अगर 1 को मुझे मोटाइज करना है, 0.75 मोटाइज हो चुका है, तो बचा कितना है, 0.25 है जो मोटाइज होना बचा है। ऐसा ही है, पॉइंट ट्वेंटी मतलब फाइव है जो 1200 मोटाइज। में से मेरा अमाउंट अब इस 0.25 को मुझे मोटाइज करके चलना है, बेसिकली मुझे 300 की अमाउंट को मोटाइज करके चलना है, लेकिन इसको किस रेशियो के अंदर मोटाइज करूंगा, इन रेशियो ऑफ 300:300:150। ठीक है, तो अब 0.25 ये कितना आ जाएगा, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको डिवाइड करके देख लो कैसे आ जाएगा, रेशियो निकाल लोगे। रिवाइज रेशियो इतनी आ जाएगी जो फ्यूचर में बचा है, उसको इस रेशियो के अंदर डिवाइड कर दोगे। अब 0.25 को बांटो जरा 2:2:1 के अंदर, तो 0.25 इंटू 2/5 क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक है, बेसिकली 0.25 का ये निकालना है ना बेटा, क्या होगा 3 बाय, या ये हो जाएगा 2:2:1 हो गया, यस तो सर। 2/5 इंटू 0.25 यही होगा।
कुछ तो गड़बड़ करी मैंने। तो 12, यहाँ तक हमारा हो चुका था ये। और रिमेनिंग 0.25 आ जाता है, रिवाइज वाली निकालेंगे जरा। 3 ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से यहाँ पर, चला यार। 6 9 9 और 300 रह गया ना ये। हम्म। 300 को 2:2:1 में बांट देंगे सर वो तो। हाँ, करना तो वही है, 300 को 2:2:1 में बेसिकली बांट दोगे। ये रेशियो वाले चक्कर में हमें नहीं पढ़ते हम, टू इसको क्या बांट देना, 2:1 में बांट दोगे, 2:2:1 सिंपल यार। में। ठीक है, 2:2:1 सबको समझ में आ रहा है ना, वही बोला हमने यहाँ पर। ठीक है, कह रहे हैं इन द फर्स्ट 3 ईयर जो पेटेंट कॉस्ट है, आप उसको मोटाइज करके चलोगे एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो इस रेशियो के हिसाब से। जो आपका अनमोटाइज अमाउंट है थर्ड ईयर के बाद अनमोटाइज अमाउंट कितना है, 300 लाख रुपए। ये अब अमोटाइज होगा रिवाइज एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो में अगर बांट के चलोगे वो कितना आ जाएगा, तीन थ्री सौ तीन सौ हंड्रेड थ्री 150। हंड्रेड और 150। ठीक है, तो इतने में आप क्या कर दोगे बेटा, उसको बांट दोगे। डन है जी। हाँ जी। बेसिकली 120 निकालना है, कैसे करा होगा सर, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 टू इस थ्री टू इस हंड्रेड डिवाइडेड बाय 750। अच्छा ऐसे आया होगा यार, हम भी ना, 300/750 करो, 0.40, 300/750 150/750, डन है। हाँ जी। चलो सर, अगला क्वेश्चन देखो सर, रिपीटेड है, रिपीटेड है। 40 लाख रुपए का खर्चा करके बैठ गए, अब तुम कह रहे हो 10 साल तुम्हें मार्केट ही नहीं हो सकता, P&L में चार्ज कर लो सर, सिंपल। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा तुम लोगों को लैंग्वेज पढ़ के। 375 करोड़ की टर्नओवर है, एनुअल एडवर्टीजमेंट का बजट 3 करोड़ का है, मार्केट करने के लिए नया हाँ प्रोडक्ट जी सर। एस्टिमेटेड है, कंपनी की टर्नओवर 37.5 करोड़ होगी। कंपनी ने डेबिट कर दिया P&L के अंदर 3 करोड़ पे एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन के ऊपर। क्या करेंगे बोलो। इंटेंजिबल एसेट थोड़ा ना कोई एक्वायर हो रहा है, पूरा का पूरा P&L के यस अंदर सर। रिकॉग्नाइज करके ये चलोगे। करेक्ट है। अगले वाला क्वेश्चन देख लो। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर भाई बेटा कैश फ्लो वाला क्वेश्चन ही घुमा के कैश दिया फ्लो हुआ है, वाला। बस इसके अंदर फर्क क्या है, उसने टेबल की जगह अमाउंट्स इस की। तरीके से दे दिया है, तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, हो जाएगा मैनेज। यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, अरे यार भाई 40 लाख रुपए का खर्चा, ये के लिमिटेड का 40 लाख का खर्चा और 10 साल खत्म होने पे नहीं आ रहा, चौथी बार ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो बेटा, नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन है जो करने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन है जो मैं मानता हूँ कि यार ये अगर पेपर में अगर मान लो क्वेश्चन अच्छा बनाना है मुझे, तो मैं देखो बेटा इस पेपर के अंदर अगर AS26 मुझे क्वेश्चन उठाना है, मैं कैसा क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मैं उठाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18, मैं उठाऊंगा क्वेश्चन नंबर 19, 19 टाइप का क्वेश्चन वो कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, मैं मतलब ये क्वेश्चन उठाना चाहूंगा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। देखो सही क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, दिक्कत क्या आती है, बच्चे के सामने नया क्वेश्चन आया नहीं है, वो कहता है कि ये क्या आ गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो सही, तुम लोगों को आंसर पता है इसका। सर्जिकल इक्विपमेंट जो है डेवलप कर रहा है एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है प्रोसेस के ऊपर वो 67 लाख का है। ठीक है, टोटल आपने 67 लाख रुपीज का जो है खर्चा इनकर कर दिया। कह रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 जनवरी। अच्छा सर, हुआ क्या है कि सर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने टोटल खर्चा इस प्रोसेस के ऊपर कितना करा है, 67 लाख रुपीज का। प्रोडक्शन प्रोसेस ने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट कर लिया है 1 जनवरी 2020 को, और तब तक जो खर्चा करा था वो 35 लाख का खर्चा 35 करा था, लाख यानी टोटल खर्चा 67 लाख का करा। उसमें से और 35 लाख का 35। खर्चा तब तक करा है जब तक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ था। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद जो खर्चा मेट हुआ, बेटा क्या वही एक्सपेंस आप लेके जाओगे, ये जो यानी 35 लाख है, इसको तो P&L के अंदर चार्ज करना चाहिए, रिसर्च वाला। है ना। अब जो बच गया ये 32 लाख रुपए, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। कह रहे हैं फर्दर तुमने कितना खर्चा कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक इनकर्ड लाख ऑन द पाँच लाख प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल एंडिंग दैट इज 105 लाख। 105 लाख रुपए का खर्चा तुमने और कर दिया, एक सौ हम्म। पांच का खर्चा और कर दिया तो कितना हो जाएगा, 137 लाख रुपए का सर 137। हमारा खर्चा हो गया। रिकवरेबल अमाउंट दे रखी है 89 लाख रुपीज की। अरे सर रिकवरेबल अमाउंट 89 लाख रुपीज की अगर दे रखी है, इम्पेयरमेंट लॉस भी सर आ गई। क्या इंपेयरमेंट लॉस का कहीं ना कहीं पॉइंट यहां पर आ गया, यस सर। समझ आया। इंपेयरमेंट लॉस आ गया, तो यस सर। इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करके चलूंगा। ठीक है, उसने मेरे से पूछी क्या क्या चीजें हम देख लेंगे। देखो, उसने मेरे को एक्सपेंडिचर। कहा कि चलो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन स्लो, डेट्स को ध्यान से पढ़ो। पहले कहते हैं कितना एक्सपेंडिचर चार्ज करोगे P&L में फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा 2020 तक की बात करनी है मुझे सर। सर 31 मार्च 2020 तक टोटल खर्चा हुआ है 67 लाख का।
जिसमें से 35 लाख रुपए का खर्चा तब तक हुआ है जब तक एक्विजिशन क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ। तो 35 लाख रुपीज का एक्सपेंडिचर है बेटा जो मेरे को पीएनएल में चार्ज करना चाहिए। कैरिंग अमाउंट की कैरिंग बात अमाउंट करके चलो कितनी होनी 32 चाहिए? मार्च से सर देखो 2020। 32 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट है जो मेरी आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर अमोर्टाइजेशन की बात हम नहीं करके चल रहे हैं, ठीक है। 32 लाख रुपीज की क्या आ जाएगी मेरी कैरिंग अमाउंट यहाँ पर आ जानी कैरिंग चाहिए, अमाउंट कैसे है। आई है? 65 माइनस 30, हम्म 67 माइनस 35। कह रहे हैं कितना खर्चा आप पीएनएल में चार्ज करोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सर देखो, सर मेरे पास ना 32 लाख रुपए का एसेट पहले से आ रहा है। मैंने इस साल 105 लाख रुपए का और खर्चा करा है, ठीक है जी, उस प्रोसेस के ऊपर। तो टोटल खर्चा मेरा हो गया 137 लाख रुपीज का। लेकिन हम्म 89 लाख ही है जो मेरा रिकवर हो पाएगा। तो 89 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है 37 और 11, दैट इज 48 लाख, ये मेरा इंपेयरमेंट लॉस होना चाहिए। तो मुझे इंपेयरमेंट लॉस जो है 48 लाख रुपीज का रेकग्नाइज करना चाहिए पीएनएल। कैरिंग आउट इंटेंजिबल एसेट की कितनी होगी 31 मार्च 2021 को? अरे सर 31 मार्च 2021 को कितनी होगी? ये जो 137 में से 89 इंपेयरमेंट लॉस जो है वो माइनस करूंगा 48 48 का, तो मेरा कितना आना 89 चाहिए? होगा। 89 आना चाहिए। जरा पढ़ के देख लियो जरा। 35 लाख रुपीज रेकोगनाइज करके चलेंगे क्योंकि रेकोगनिशन क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ था। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 प्रोडक्शन प्रोसेस रेकोगनाइज करके चलेंगे इंटेंजिबल एसेट को 32 में, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना चार्ज करना है पीएनएल के अंदर? 32 का खर्चा कैरिंग अमाउंट है, 105 रुपए एक्सपेंडिचर 2021 में करा तो बुक वैल्यू 137 है। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट तुम्हारी सिर्फ 89 की है, 89 तो है। 48 का इंपेयरमेंट लॉस बीएनएल में चार्ज करो। कितना इंटेंजिबल चार्ज करोगे सर? बुक वैल्यू 137 की है, 48 का इंपेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस 89 चार्ज करोगे, 89। खत्म बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, यस क्वेश्चन सर। नंबर 18। A company acquired for its internal user software on 1st of March 2020 for UK from UK for pounds 1.5 लाख। बेटा 1.5 लाख पाउंड में तुमने क्या करा? एक एसेट खरीदा। चलो परचेज कॉस्ट आ जाएगी 1.5 लाख। 1.5 लाख पाउंड इंटू सॉफ्टवेयर 100। खरीदा है, ठीक है। सेलर जो है उसने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करा 2.5% का। तुम जानते हो ट्रेड डिस्काउंट 0.2%। का क्या करते हैं? माइनस हो जाता है। लेस होगा। 1.5 लाख का 2.5% जो है वो लेस हो जाएगा, कुछ 3750। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 10% की लग रही है, तो 10% की जो है इंपोर्ट ड्यूटी में लगा के चलूंगा। चलो ये माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा? 146250 आ जाएगा। 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है बेटा, 10% की इंपोर्ट ड्यूटी जो है मैं लगाकर चलूंगा तो कितना आएगा सर इसका 10%? अच्छा अब ये देखो, ये जो वैल्यू है क्या पाउंड में है? रुपीज में निकाल लूं? एक काम करूं, रुपीज में निकाल लूं? रुपीज में निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 14625, ये वैल्यूज आ जाएगी बेटा। 1 करोड़ 46 लाख 42 500 आ जाएगी। 1 करोड़, ये वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, बताओ जरा। वन 146, 1 करोड़ 46 लाख 25,000। ठीक है। उसने कहा इंपोर्ट ड्यूटी कितनी? 5%। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी? टेन दस परसेंट परसेंट पहले। ठीक है, तो पहले तो मैं 10% ऐड करूँ तो 1462500, 14 ठीक है, 62 500। ये ऐड कर दूंगा। फिर उसने उसके क्या बाद बोला है? एडिशनल पांच ड्यूटी। परसेंट की एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी, तो जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 5% ऐड कर दूं, टैक्स ऑन ठीक टैक्स। है। एक बार कैलकुलेटर पे कर ही लो, 14625, यहाँ तो कैलकुलेशन ठीक थी। प्लस क्या करूंगा? 10%, ये मेरे पास आ रहा है 160,87500। इसका क्या निकाल दूं? 5%। सर 8,04,375 की एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी आ गई, ठीक है। अगला क्या है? एंट्री टैक्स रिकवरेबल एंड रेटेड टैक्स डिपार्टमेंट से, तो क्या इसको इंक्लूड करूंगा? नहीं सर, इसको इंक्लूड नो करके नहीं सर। चलेंगे। इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का खर्चा इसके अंदर ऐड कर दूंगा। प्रोफेशनल फीस लगी है, प्रोफेशनल फीस क्लियरेंस क्लियरेंस चार्जेस वो बनाना ऐड हो पड़ता जाएगी 50,000 पे, ठीक है। जो टोटल आएगा बेटा वो कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कैपिटलाइज करनी है। बोलो क्या फ्री के नंबर नहीं है? है। यस सर। बस फर्क पता क्या आएगा, नया क्वेश्चन दिख जाएगा, अरे सर ने ये कराया नहीं, सर ने कराया सिंपल नहीं। काम अरे कर भाई सर ने सकता। क्या नहीं कराया? सर ने ये बता नहीं रखा कि परचेज प्राइस आती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके चलना है, जो भी खर्चा जरूरी है लाने के लिए वो पता है ऐड करना है, इंपोर्ट ड्यूटी ये पे करनी है। वो खर्चा जो मर्जी दे यार, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। ये लो स्विफ्ट वाला ही क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं दोबारा से घूम फिर के, कैश फ्लो आ रहा है फिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो सर। देखो कर जिस टाइप वही का रहा क्वेश्चन कुछ अभी भी करा है करा बिल्कुल था। वैसा है। 80 लाख रुपए का खर्चा कर दिया तुमने 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है क्राइटेरिया का जब मेट हुआ था 1 नवंबर तक, तो उस दिन तक का खर्चा था 42 लाख। 42। देन 82 तो 42 लाख में तो पीएनएल के 28। अंदर, ठीक है। 28 80 में से रिपोर्ट। 42 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचा?
थर्टी 38 एट लैक्स 38 लैक्स यानी कैरिंग कॉस्ट बन जाएगी। ये लो पहला आंसर देख लो 42, दूसरा आंसर देख लो 38। तीसरा क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो पीएनएल में चार्ज करना है 31 मार्च 20 के लिए। चलो सर देख लेते हैं सर। रिकवरेबल अमाउंट वो बता रहा है 82 की। सर 42 लाख रुपीज का खर्चा हुआ था, 38 लैक्स तो पिछले आया। फिर तुमने कितने का खर्चा और कर दिया, 90 का। 90 और 38 हो गया 128। 128 माइनस 90 128 में से माइनस करूंगा 82। 82 तो 46 लाख जो है वो आपको 46 क्या करना चाहिए, ये लो 46 लाख इम्पेयरमेंट लॉस बेटा। 82 कैरिंग बोलो अमाउंट यार। 98। खत्म। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 November 19 में आया। ठीक है चलो ये देख लेते हैं कितना समझ में आया हुआ है तुम लोगों को। ठीक है जी। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये। दो तीन क्वेश्चन और बचने चाहिए इसके बाद। ठीक है। मतलब नए में तो लास्ट ही क्वेश्चन होगा। 23 लाख मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पे करे हैं लीगल एडवाइजर को डिफेंड करने के लिए एक पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अरे डिफेंड करने के लिए तुमने पे करे हैं, कहाँ से नो कैपिटल सर, एक्सपेंडिचर हो जाएगा तुम्हारा। P&L में चार्ज होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में नहीं चार्ज करके चलोगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 कंपनी ने 7 लाख रुपए पब्लिसिटी और रिसर्च के लिए स्पेंड करे नए कस्टमर प्रोडक्ट के लिए विच वाज मार्केटेड इन द अकाउंटिंग पर फेलियर हो गया। अरे इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं है, P&L पीएनएल के अंदर चार्ज करोगे, खत्म। कंपनी ने 25 लाख रुपए पिछले 3 साल के अंदर करे हैं डेवलप करने के लिए एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलप एक्सपेंसेस कराया पीएनएल के अंदर है। चार्ज करें क्योंकि AS 26 का क्राइटेरिया मैटर नहीं कर रहे थे, लेकिन करंट ईयर के हम्म, अंदर अप्रूवल मिल गया है कंसर्न अथॉरिटी से। कंपनी अब कैपिटलाइज करना चाहती है। हमने हाँ, पढ़ा है कि अगर कोई खर्चा आपने पहले प्रायर पीएनएल पीरियड के अंदर ऑफर चार्ज कर नहीं दिया, आप लेटर ऑन प्रायर उसको कैपिटलाइज करके नहीं चल सकते। चल एक सकते। कंपनी जो है उसकी टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ है और एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो 50 लाख रुपए का है। ठीक है। उसने मार्केटिंग करी नई प्रोडक्ट की और एस्टिमेट करा है कि 20 करोड़ का उसमें से रेवेन्यू होगा, और कंपनी ने क्या करा है 50 लाख रुपीज जो है डेबिट कर दिए, तो इनिशियल एक्सटेंसिव खर्चा करा है ये जो एडवर्टीजमेंट का। अरे इसका भी क्या करेंगे ठीक है, सर, पीएनएल के अंदर ही जाएगा। P&L में चार्ज करेंगे। ये भी क्या जाएगा, पीएनएल के अंदर ही जाएगा। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। वही कैश फ्लो वाला आ गया बेटा घूम फिर के। रुक जाओ, नहीं अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लगा है, चेक कर लेते हैं। रिमूव एंड गेट अरे रिमूव कैश फ्लो वाला ये है अगला यार। बेसिस से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस बाय करा, बस वैल्यूज चेंज के साथ वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। पेटेंट को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी ली है। सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। या भाई, यस सर। डन जी। अगला क्वेश्चन देख लो। बस ईयर्स बढ़ा दिए हैं यार और कुछ नहीं करा, उसने कैश ईयर्स बढ़ा फ्लोस। के दे दिए हैं। बस इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कुछ तो अलग है। क्या अलग है, ध्यान से देखो। इसके अंदर आपको प्रोडक्शन इन बॉटल्स भी गिवन है और नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी गिवन है। ठीक है, कह रहे हैं एक कंपनी को क्या मिला है, लाइसेंस मिला नीचे है कि वो रिफ्लेक्ट करके। मैन्युफैक्चर बना सकता है, मेडिसिन बना सकता है 10 साल की एट अ लाइसेंस फीस ऑफ 200 lakhs। ये आपको पैटर्न गिवन है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन और एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो का पैटर्न गिवन है। प्रोडक्शन इन इन्वेंट्री। बॉटल्स जो है वो कितनी है, वो गिवन है इन लैक्स के अंदर, और नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिवन है। करेंट नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज हो गया है फॉर द थर्ड ईयर बिकॉज ऑफ द बेटर इन्वेंट्री सिस्टम। थर्ड ईयर से नेट कैश इनफ्लो कह रहे हैं इंक्रीज हुआ है, थर्ड ईयर से दिख भी रहा है सर, 900 1800 फिर ये हो गया जी। सजेस्टेड ठीक है। अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मेथड उसने सजेस्ट करने के लिए बोल दिया बेटा। क्या करो बच्चे। देखो बेटा सीधी सी बात है, कह रहे हैं वो कहते हैं अमोर्टाइजेशन मेथड आपको ऐसा होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट करे कि किस पैटर्न में इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं कंज्यूमर। डिराइव हो रहे हैं, यस सर। अगर आप उसको नहीं निकाल सकते रिलायबली तो क्या करो, तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड मान का। करेंगे। अब इस वाले केस के अंदर देखो तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपको मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको प्रोडक्शन बॉटल दिख रही है। प्रोडक्शन बॉटल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अमोर्टाइज हम कैसे करके चले। सर यहाँ नेट पर हम क्या प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जब सीधा दिख रहे हैं, क्या उस बेस के ऊपर हम कर दें कैलकुलेट। यस तो सर। आप क्या करोगे, बस नेट ऑपरेटिंग इसके बेस के ऊपर कैलकुलेट करके आ जाइए। ठीक है, इसके बेस के ऊपर क्या कर देना, कैलकुलेट करके आ जाना नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। आपने क्या करा देखो, इसको रेशियो के अंदर डिवाइड कर दिया बच्चे। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। डन है, खत्म हो गया जी। समझ आ गया बेटा पूरा का पूरा। यस सर। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 खत्म, और आई थिंक इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हुआ है कि अगर मैं तुम लोगों को बस दो या चार चार या पांच क्वेश्चन स्टैंडर्ड की अगर बोल लूंगी बेटा बस एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, वो क्वेश्चन देख जाओगे तो पर्पस सॉल्व हो जाता है हमारे पेपर के लिए। बच्चों बस एमसीक्यू जरूर देख जाना, ठीक है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। जो आपके स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज हैं प्लीज छोड़ के मत जाना यार। ठीक है बेटा, सो फ्रॉम माई साइड दिस टॉपिक इज ओवर। ठीक है, सो एंड करते हैं।